गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा है अम्ल क्षार और लवण। कल अपन ने पढ़ लिया था अम्ल क्षार के बेसिक गुणधर्म भी अपन ने पढ़े और अम्ल क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया का समीकरण पढ़ा। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया का समीकरण पढ़ा। जो क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया का समीकरण पढ़ा उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि क्षार सभी धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षार कुछ धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्षार है वो एकमात्र जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। बाकी की सभी धातु के साथ क्षार अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस आपके नहीं देते हैं। जैसे क्षार है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की अपन ने जिंक के साथ अभिक्रिया का समीकरण कल पढ़ा था। Zn जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। सोडियम जिंकेट, इस सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है जिसका है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में आप सभी जानते हैं तो ये सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। कल अपन ने पढ़ा था कि सोडियम जिंकेट, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2019 के अंदर पूछा गया था कि क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर सोडियम के इधर 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, हाइड्रोजन के 2 है। 2 करने के लिए यहाँ पर अपने इसको 2 को गुणांक के रूप में लिखेंगे। अब ये समीकरण है वो अपना संतुलित हो गया। तो एग्जाम के अंदर है वो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखना है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। ये सोडियम जिंकेट और ये हाइड्रोजन गैस धातु के साथ अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। अम्ल सभी धातु के साथ अभिक्रिया करके आपके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि क्षार जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके आपके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्षार अम्ल की अपने धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया बनी थी। अम्ल HCl है, धातु ऑक्साइड कोई भी धातु ऑक्साइड ले लो, किसी भी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल अपने पढ़ा था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये धातु ऑक्साइड जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम धातु है और इसका ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड लवण है और आपका जल बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड लवण MgCl2 प्लस ये अपना H2O प्राप्त होता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो लवण बना और ये जल बना, ये अभिक्रिया आपने देखी है। जैसे आपने अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवाई थी, अम्ल की क्रिया जब क्षार के साथ करवाई थी तब भी आपका यही प्राप्त हो रहा था, धातु लवण और जल प्राप्त हो रहा था। और ऐसी अभिक्रिया आपकी यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखो ये अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी आपका लवण और जल प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये जो धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड आपका किसका कार्य कर रहा है? क्षार की भांति कार्य कर रहा है। भाई जैसे अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते भी धातु लवण और जल बनाते हैं, उसी प्रकार से धातु ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है? लवण और जल का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी अपने कहा था कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल है वो क्षार के गुणों को उदासीन कर देता है और क्षार है वो अम्ल के गुणों को उदासीन कर देता है, इसलिए इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से अपन जानते हैं। ये जो धातु ऑक्साइड है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि धातु ऑक्साइड की क्या प्रकृति होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति लिखिए। तो धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार का अपने एग्जांपल और पढ़ेंगे। क्षार है, अम्ल तो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया
क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ विक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? वही धातु लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल का। तो अगली अभिक्रिया है, ठीक इसके अगली अभिक्रिया है वह अपने क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। साथ अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। साथ अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्षार है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। ये भी देखो आपने पढ़ा, पहले अपने पढ़ा था कि लवण और जल बन रहा है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। यहाँ पर देखो आप क्षार हैं वो अधात्विक है, तो अधात्विक जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षार है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी, लेकिन यहाँ पर क्षार है, क्षार तो है ही, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। भाई क्षार है, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराओ या क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ, तो क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो यहाँ पर तो अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कौन सी प्रकृति होगी? अम्लीय प्रकृति होगी, क्योंकि क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तो आपके लवण और जल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्षार, कोई भी क्षार लेते हैं अपन, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का फुल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, प्लस अधात्विक ऑक्साइड, धातु नहीं होगी, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, धातु नहीं है, इसमें अधात्विक ऑक्साइड है, धातु नहीं है, अधात्विक ऑक्साइड है। इसकी जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर धातु लवण, एक तो धातु लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? आपका जल बनेगा। देखो धातु लवण जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम में कार्बोनेट का निर्माण होगा, लवण का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यह आपका जल प्राप्त होता है। तो ये तो लवण बना और ये क्या बना? जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब किसके साथ करवाई जाती है? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। अधात्विक क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड क्यों कहा? यहाँ कार्बन है, कार्बन धातु है या अधातु? कार्बन अधातु है, धातु नहीं है, कार्बन धातु नहीं है, अधातु है। अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बना। तो यहाँ पर तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होगी, यह अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी प्रकृति की होगी? अम्लीय प्रकृति होगी, क्योंकि सारे अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये धातु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अधात्मिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और ये अपना जल प्राप्त होता है। तो ऐसी जो क्रिया है इसके अंदर अधात्मिक जो डाइऑक्साइड है उनकी प्रकृति है वो आपकी कैसी होती है? उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि अधात्मिक ऑक्साइड अधात्मिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्मिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह अधात्मिक ऑक्साइड है, यह कौन सी प्रकृति की हुई है आपकी? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहां पर ये अब अपन ने देखो अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिख लिया था, लेकिन यदि ऐसे आ जाए कि क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखिए तो क्षार हम लिख देंगे और क्षार के अम्ल के साथ अभिक्रिया लिख देंगे। बात वही है, वही उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। तो अगले अपना समझ में आ गई है चीज? अधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षार अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसको बुझावा धुना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझावा धुना। बुझे हुए धुने की क्रिया जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड अधात्मिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट लवण और आपका जल प्राप्त होता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो अधात्मिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कौन सी है? अम्लीय प्रकृति, क्योंकि सारे अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल बनाते हैं। क्षार की अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्षार के अम्लों के साथ अभिक्रिया क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया
करके लवण व जल बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं। उदासीन कर देते हैं। इसलिए इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल है, क्षार है। जैसे अम्ल की प्रवृत्ति ठीक वैसा ही उदाहरण है। अम्ल क्षार, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल, क्षार कोई भी क्षार ले लो, चाहे KOH ले लो, NaOH ले लो, ये अपने ले लिया NaOH प्लस HCl, वही देखो लवण NaCl प्लस H2O जल। ये लवण बना। सोडियम पहले आ गए इनके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम क्लोराइड लवण है, और ये आपका जल है। इसलिए इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है आपकी? उदासीनीकरण। क्योंकि अम्ल क्षार के गुणों को उदासीन करते हैं, और क्षार है वह अपने अम्ल के गुणों को क्या कर देते हैं? ये दोनों एक दूसरे के गुणों को उदासीन करते हैं। इसलिए इस क्रिया को अपन उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ये थे अपने कुछ इसके गुणधर्म। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा जाएगा। अब अम्ल और क्षार के उपयोग, अम्ल और क्षार के उपयोग अपन कृषि के अंदर भी अम्ल क्षार का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं उनके अंदर भी क्षारों का है वो आपका उपयोग किया जाता है, अम्लों का उपयोग किया जाता है। आपके जो धातु हैं, धातु को गलाने के अंदर भी अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं उद्योगों के अंदर सर्वाधिक, यानी किसी भी देश की औद्योगिक विकास को यदि नापा जाता है, उसकी तुलना की जाती है, तो उनके उद्योगों के अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जितना उपयोग किया जाता है उसी के आधार पर उसका आंकलन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के अंदर आया भी था 1 नंबर का, कि किसी भी देश के, कोई भी देश है और किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को, औद्योगिक प्रगति की दर को उद्योग धंधों में किस अम्ल की खपत के आधार के ऊपर इसकी तुलना की जाती है। तो किसकी, यानी जितने ज्यादा उद्योग धंधों के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होगी ना, वह देश उतना ही ज्यादा है और आपका विकसित होगा। इसके आधार पर इसकी तुलना की। तो केवल आप यहाँ वहां पर यही लिखना था कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उपयोग। उपयोग
अम्ल और क्षार के उपयोग। कुछ अपने जो अम्ल और क्षार हैं वो आपके खनिज अम्ल भी हैं। खनिज अम्ल जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl अम्ल है, HNO3 है। इसके जो प्राकृतिक रूप से भी जो प्राप्त होते हैं उन अम्लों को, जैसे अपना नींबू से प्राप्त अम्ल है, इमली से प्राप्त अम्ल है, इनको अपने प्राकृतिक रूप से प्राप्त अम्ल है वो कहते हैं जैसे सिट्रिक अम्ल है, इनको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं उनको, और जो उद्योगों के अंदर प्राप्त होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, खनिज अम्ल कौन से कहलाते हैं, जैसे आपका H2SO4, H2SO4, HCl, HNO3 आदि, यह आपके खनिज अम्ल है। पादपों और जंतु से जो प्राप्त होने वाले अम्ल होते हैं उनको अपन कार्बनिक अम्ल कहते हैं। पादपों और जंतु से जो प्राप्त अम्ल होते हैं उनको पादपों और जंतु से प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पादपों से आपके प्राप्त होते हैं। सिट्रिक अम्ल नींबू से प्राप्त होता है। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि, यह आपके क्या है, देखो खनिज अम्ल है और ये आपके क्या है, कुछ एक अपने कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल जैसे H2SO4, HCl, HNO3, इनका सभी के उपयोग अपन पढ़ेंगे। पादपों और जंतु से जो प्राप्त अम्ल होते हैं उनको अपन कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये सभी जो पादपों और जंतु से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्बनिक अम्ल। इसके अलावा जैसे आपके लाल चींटी के डंक के अंदर जो अम्ल पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, वो भी आपका कार्बनिक अम्ल के अंदर पाए, जंतु से और पादपों से जो पाए जाते हैं उनको अपने किस नाम से जाना जाता है, कार्बनिक अम्लों के नाम से जाना जाता है। अम्लों का उपयोग उद्योग धंधों में, पेंट करने के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। औषधि दवाइयों में, पेंट, औषधि, उर्वरक आदि में
इनका उपयोग किया जाता है। सिंक व सैनिटरी को साफ करने में, सिंक व सैनिटरी को साफ करने में, हाइड्रोक्लोरिक साफ करने में विशेष रूप से HCl अम्ल का उपयोग किया जाता है। सैनिटरी और सिंक को साफ करने के अंदर आपका विशेष रूप से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसी प्रकार से उर्वरक बनाने के अंदर विशेष रूप से नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये नंबर लगा लेना इनके। पहला, दूसरा, थर्ड है उर्वरक बनाने में, उर्वरक में विशेष रूप से नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में विशेष रूप से नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सोना और चांदी जो धातु होती है उसको शुद्ध करने के अंदर भी, उसको साफ करने के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? इन अम्लों का उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं अम्लराज। सोना होता है, आपके आभूषण होते हैं सोना चांदी इनके, तो एक विलेन बनाया जाता है, उस विलेन को कहा जाता है अम्लराज। यानी HNO3 और HCl को दोनों को मिला करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस HCl दोनों को मिला करके जो इस पदार्थ का निर्माण होता है उसको कहते हैं अपने अम्लराज। इसमें देखो एक भाग तो क्या होता है? HNO3 का होता है। एक भाग तो किसका होता है? HNO3 का, और 3 भाग किसका होता है? HCl का। इन 3 यानी एक भाग तो इसका लिया और 3 इसका लिया, ये लेकर के फिर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको कहते हैं अम्लराज। इस अम्लराज का उपयोग है इन आभूषणों को साफ करने के अंदर किया जाता है। जैसे विलेन बनाया जाता है, उस विलेन के अंदर एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर ये बीकर लिया और बीकर के अंदर ये एक भाग HNO3 और 3 भाग HNO3, 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3, तीनों को मिलाकर के अम्लराज ले लिया। अब इसमें जिस भी आभूषण को अपन साफ करना होता है उस आभूषण को क्या कर देते हैं? इस विलेन के अंदर डुबो देते हैं। जैसे इसके अंदर डुबो करके निकालेंगे तो ऊपर से क्या हो जाता है? बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि ये गला लेता है। इसको क्या कर देता है? ये गलाने का कार्य कर देता है। यदि इसको थोड़ी देर इस विलेन के अंदर अम्लराज के अंदर अपने इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इसको एक्वारेजिया कहते हैं, इसके अंदर यदि थोड़ी देर इसको छोड़ दिया तो उसके बाद में वो पूरा आभूषण है वो गल जाता है, मिट जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से इसका आभूषण को साफ करने के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? अम्लराज का उपयोग किया जाता है। अम्लराज
अमद्राज कैसे बनाया जाता है? एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिलने से अमद्राज में एक्वारेजिया का निर्माण होता है और इस एक्वारेजिया का उपयोग है वो आभूषण को साफ करने में अर्थात सोने और चांदी जैसी धातुओं को साफ करने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? अमद्राज का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक बनता है अमद्राज। एक बार HNO3 नाइट्रिक अम्ल और 3 बार HCl से अम्लराज एक्वारेजिया, एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl से अमद्राज बनाया जाता है और इसका उपयोग चांदी और सोने से बने आभूषणों को साफ करने में किया जाता है। सोने और चांदी से बने जो आभूषण होते हैं उनको साफ करने के अंदर इस एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। और मैंने बोला थोड़ी देर के ऊपर यदि थोड़ी देर तक यदि सोने और चांदी आभूषण को उसी के अंदर विलीन के अंदर रख दिया तो क्या हो जाएगा? वह बिल्कुल गल जाएगा, बिल्कुल गल किया जाएगा। यानी इतना ज्यादा होता है कि उसको सोने जैसी धातु को गलाने के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया का। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सोने और चांदी जैसी धातु को गलाने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तो सोने और चांदी जैसी धातु को गलाने में किसका उपयोग किया जाता है? अमद्राज का उपयोग किया जाता है एक्वारेजिया। और ये कैसे बनाया जाता है? एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl से अमद्राज बनाया जाता है और इस अमद्राज का उपयोग है वह आपका सोने और चांदी जैसे से भरे आभूषण या सोने और चांदी जैसी धातु को गलाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अमद्राज का। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अपना उपयोग है कार की जो बैटरी है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सेल है उसके अंदर भी, उद्योगों के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। इसीलिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सेल, कार की बैटरी व उद्योगों में किया जाता है, किया जाता है।
इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग अधिकांश रूप से किसके अंदर, उद्योगों के अंदर। मैंने पहले बताया था कि किसी भी देश की यदि उसकी अर्थव्यवस्था को आंकलन किया जाता है तो उद्योगों के अंदर जितनी खपत आपके H2SO4 की होती है उसी के आधार पर इसका आंकलन किया जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो यानी H2SO4 उद्योग के अंदर यदि जितना ज्यादा खपत हो रहा है वह मानो देश है उद्योग धंधों के अंदर उतना ही क्या है आपका अग्रणी है। तो किसके आधार पर माना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के आधार के ऊपर। किसी भी देश की औद्योगिक, कोई भी देश है, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत धंधों में H2SO4 की खपत से मापा जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 2018 के अंदर आया हुआ है, 19 के अंदर था। किसके आधार के ऊपर मापा जाता है? उद्योग धंधों में उपस्थिति सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत के आधार के ऊपर इसका आंकलन किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे अपने जो कार्बनिक अम्ल थे वो कार्बनिक अम्लों का उपयोग अपने जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ के संरक्षित के रूप के अंदर भी, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में, संरक्षित करने के रूप के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? कार्बनिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों के आचार अपन बनाते हैं तो उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से काफी दिनों तक वह आपका खराब नहीं होता है, काफी दिनों तक आपका सेफ बना रहता है। इस रूप के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे अपने अम्लों के क्या उपयोग। अब अपन क्षारों के उपयोग है, इनको अपन कल पढ़ेंगे। जितना ये चैप्टर हो गया उतना काम है वो आपको सुचारू रूप से जारी रखना है अपना, और अपने कॉपी के अंदर है वो नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से नोट्स है वो आपके उतारने हैं, लिखने हैं। थैंक यू।